हेलो दोस्तों, आदि एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री। और इसी क्रम में आज ये हमारी 5वीं वीडियो है। इसके पहले हम 4 वीडियोस ला चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस भी लेके आए हुए हैं, तो वो भी अगर आपने नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में आपको उनकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप वहां से जाके इनको चेक कर सकते हैं। एक बार देखिएगा जरूर। हमने बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़ाई हुई है, और जो हम भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो भी एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं, टाइमलाइन का यूज करके पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होगा, हमको सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में याद हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ टाइमलाइन बनाएंगे और उसको याद करते रहेंगे ना, तो आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री किताब जैसे रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको हर चीज़ याद हो जाएगी, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। तो आप एक बार देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी 5वीं क्लास। दोस्तों, अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो उसमें हमने देखा था कि लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी 1517 में गद्दी पे बैठ चुके हैं, अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इब्राहिम लोधी एक अच्छे शासक के रूप में प्रकट नहीं हो पाते हैं। उनकी जो प्रजा है वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। यहाँ तक कि उनके खुद के चाचा दौलत खां लोधी भी उनसे परेशान रहते हैं। कोई भी उनको पसंद नहीं कर रहा होता है, सभी उनसे नफरत करते थे। और इतनी नफरत करते थे कि एक बार दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाने के लिए मदद मांगने बाबर के पास चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जब दौलत खां लोधी बाबर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भारत आए और इब्राहिम लोधी से उन सबको आज़ाद करें, उनके कष्टों से उनको आज़ाद करें, तो 1526 में बाबर भारत आता है और इब्राहिम लोधी के खिलाफ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है, जिसमें वो जीत जाता है, ठीक है ना। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद वो कंटिन्यूअसली सेकंड युद्ध लड़ता है 1527 में। किसके खिलाफ? राजपूतों के खिलाफ। और उसमें भी कौन? राणा सांगा। जबकि राणा सांगा क्या है, एक बहुत ही दमदार राजा हुआ करते थे, सारे लोग उनसे डरते थे। लेकिन इस युद्ध में भी बाबर की जीत हो जाती है, और ये दोनों युद्ध कंटिन्यूअसली जीतने के बाद बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। यहाँ तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब हमें आगे पढ़ना है कि जब बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है तो उसके बाद कौन कौन से शासक आते हैं, वो किस तरीके से शासन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब बाबर 1527 में भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है तो वो बहुत ही मेहनत करता है भारत में अपना राजस्व स्थापित करने के लिए। पहला युद्ध वो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ता है, और दूसरा युद्ध वो लड़ता है राजपूतों के साथ, राणा सांगा के साथ। जबकि राणा सांगा एक बहुत ही दमदार अपोनेंट होते हैं, ठीक है, एक बहुत ही दमदार राजा होते हैं, उनसे सभी लोग डरते थे। लेकिन फिर भी बाबर लड़ता है, और यहाँ पे इस युद्ध को लड़ने के लिए वो अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करता है, मनोबल बढ़ाने के लिए वो जिहाद का नारा देता है। वो बोलता है कि आप जो ये युद्ध करोगे वो अपने लिए या मेरे लिए नहीं, बल्कि जिहाद के लिए करोगे, ठीक है। लास्ट में ये युद्ध भी वो जीत जाता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी बाबर भारत में ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है। 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। 1527 में वो राजा बनता है और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 3-4 साल ही वो शासन कर पाता है। अब बाबर की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पे बैठता है। वो 1530 से लेके 1540 तक यहाँ पे शासन करता है। लेकिन 1540 में एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण उसको वापस आमरकोट भागना पड़ता है। वो घटना क्या होती है, आइए जानते हैं। जब बाबर भारत आता है और दौलत खान लोधी उसके साथ मिलके इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध करता है, तो दौलत खान लोधी के कुछ जो खास सेनापति वगैरह रहते हैं वो भी बाबर का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं खास सेनापति में से एक सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है फरीद, ठीक है। अब जब बाबर जा चुका है और उसका बेटा हुमायूं गद्दी पे बैठ चुका है, तो फरीद सोचता है कि क्यों ना मैं हुमायूं को हरा के खुद राजा बन जाऊं। तो फरीद क्या करता है, धीरे धीरे अपनी सेना इकट्ठी करता है और 1540 में हुमायूं के खिलाफ युद्ध करना स्टार्ट कर देता है। तो
फरीद क्या करता है, हुमायूं को भारत से भगाने के लिए कंटिन्यूअसली 2 युद्ध लड़ता है। पहला युद्ध वो लड़ता है 1539 में चौसा का युद्ध, और दूसरा युद्ध लड़ता है वो 1540 में कन्नौज का युद्ध, और ये दोनों युद्ध वो जीत जाता है। जीतने का जो सबसे बड़ा कारण रहता है वो ये रहता है कि फरीद को पहले से पता रहता है कि मुगल शासक जो हैं वो युद्ध करने के लिए किस नीति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो बाबर के साथ पहले ही युद्ध कर चुका था। तो उसे पता रहता है कि मुगलों की रणनीति क्या होती है, उनकी युद्ध नीति क्या होती है। उसे पता रहता है कि मुगलों की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है उनकी तोफें। इसलिए वो क्या करता है, ये दोनों युद्ध जो है वो बारिश में लड़ता है। अब बारिश में युद्ध का जब आप करोगे तो तोफ तो काम करेंगी नहीं, तो मुगलों का इस चीज़ का डिसएडवांटेज मिलता है, और फरीद को ये फायदा मिलता है कि वो बिना तोफ के युद्ध करते हैं, और उसका परिणाम ये निकलता है कि फरीद ये युद्ध जीत जाते हैं और हुमायूं हार जाते हैं। हारने के बाद अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं क्या है, भारत से आमरकोट वापस भाग जाते हैं, और यहाँ पे फरीद शेर शाह सूरी के नाम पे गद्दी पे बैठ जाता है। जब शेर शाह सूरी गद्दी पे बैठ जाता है तो वो कुछ काम कराता है, जिनमें से पहला काम था उसने ग्रेट ट्रंक रोड की निर्माण कराया था, और दूसरा उसने पट्टेदारी सिस्टम बनाया था। पट्टेदारी सिस्टम मतलब जमीन वगैरह जो हम पट्टे पे देते हैं वो सिस्टम, ठीक है ना। तो ये सिस्टम वो चलाता है। अब जो ये सूरी वंश है, इसमें शेरशाह सूरी राजा बन चुके हैं, सूरी वंश की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन शेरशाह सूरी ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे शासन नहीं कर पाते हैं। 1545 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा गद्दी पे बैठता है, ठीक है ना। अब कुछ समय के बाद 1555 में फिर एक घटना होती है। वो घटना क्या होती है, अब क्या हुआ, शेरशाह सूरी नहीं रहे और उनके स्थान पे उनका बेटा शासन करने आ चुका है। तो हुमायूं एक बार फिर भारत आता है अपना शासन वापस पाने के लिए। अब इस बार क्या होता है, क्योंकि शेरशाह सूरी नहीं है तो उनके बेटे को नहीं पता रहता है कि मुगल युद्ध कैसे करते हैं, उनकी युद्ध नीति क्या होती है, और इस चीज का फायदा उठा के हुमायूं सूरी वंश को समाप्त करके वापस वहां पे मुगल वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। कब, 1555 में। लेकिन अब दूसरी बार वह ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है। युद्ध करने के बाद, शासन वापस पाने के बाद ही अगले साल यानी 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने का जो कारण रहता है वो क्या रहता है, हुमायूं जो था उसे किताबों से बड़ा प्यार था, ठीक है, उसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। इसलिए उसने क्या किया था, अपने महल में एक सेपरेट लाइब्रेरी बनवाई हुई थी, ठीक है, जहाँ पे वो जाके बुक्स वगैरह पढ़ता था। तो ऐसे ही एक दिन वो अपनी लाइब्रेरी में गया हुआ था, और वहाँ की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है तो जो मुगल वंश है अब वो लीडरलेस हो जाता है, वहाँ पे कोई भी राजा नहीं होता है। और इस चीज का फायदा उठाता है कौन, हेमू विक्रमादित्य, ठीक है ना। अब मुगल वंश क्या हो गया, लीडरलेस, कोई भी वहां राजा बचा नहीं। हुमायूं का जो बेटा है वो कहाँ होता है, आमरकोट में, और आमरकोट इतना पास नहीं है कि वो तुरंत आ जाए। तो हेमू विक्रमादित्य इस चीज का फायदा उठाते हैं और वहां पे अपना जो है राजा बन जाते हैं, अपना राजपाट वहां स्थापित कर लेते हैं। हेमू विक्रमादित्य जो थे वो अंतिम हिंदू शासक हुए भारत के, ठीक है ना। इसके बाद जो भी राजा आए वो सब मुगल या कोई और थे, लेकिन यहाँ पे दोबारा कोई हिंदू शासक शासन करने नहीं आ पाता है। अब 1556 में ये राजा बन तो जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है कि भले ही हुमायूं का बेटा आमरकोट में है, लेकिन आमरकोट इतना दूर भी नहीं होता हैगा कि वहां से वो वापस आ ना सके, ठीक है ना। तो आमिरकोट से हुमायूं का बेटा अकबर 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद वापस आता है। यहाँ पे आके वो हेमू विक्रमादित्य से युद्ध करता है और वापस अपनी सत्ता अपने हाथ में लेके मुगल वंश की स्थापना फिर से कर देता है, ठीक है। अब अकबर जब भारत आता है तब उसकी उम्र रहती मात्र 14 साल की। 14 साल की उम्र में वो हेमू विक्रमादित्य को हरा के यहाँ का राजा बन जाता है, और 1556 से लेके
1606 तक यहाँ पे शासन करता है। ठीक है, एक लंबे समय तक शासन करता है, जबकि ये एकमात्र ऐसा राजा रहता है जो इतने लंबे समय तक यहाँ पे शासन करता है। कोई भी दूसरा राजा इतने लंबे समय तक यहाँ पे शासन नहीं कर पाता है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि अकबर का जो इतने लंबे टाइम पीरियड, लगभग अप्रोक्स 50 साल का जो शासन रहा, वो कैसा रहा, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, क्या किया, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, अब अकबर जो था उसका जन्म होता है 1542 ईस्वी में। कहाँ पे? आमरकोट में। आमरकोट में उसका जन्म होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो इसके पिता रहते हैं हुमायूं, वो 1540 में वापस आमरकोट भाग जाते हैं। वहां पे उनको अकबर पैदा होते हैं। कब? 1542 में। 1542 में अकबर होने के बाद जब वापस हुमायूं यहाँ आते हैं 1555 में, और 1556 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद 1556 में अकबर आते हैं और यहाँ पे राजा बन जाते हैं। कैसे? वो हमने पढ़ा हुआ अभी, हेमू विक्रमादित्य को हरा के। तो जब वो 1556 में आते हैं तब उनकी एज कितनी रहती है? मात्र 14 साल। तो अब एक 14 साल का बच्चा इतना बड़ा शासन कैसे संभाल पाएगा? ठीक है, तो उनकी हेल्प कौन करता है? उनका एक अंगरक्षक मान लो या पीए मान लो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, एक व्यक्ति रहता है बैरम खां। बैरम खां जो है वो अकबर के बिहाफ में बाकी सारे काम करते हैं, यानी युद्ध लड़ना, कोई भी निर्णय लेना है तो उनको सलाह देना। ठीक है, ये सारे काम कौन करते हैं? बैरम खां। बैरम खां के संरक्षण में अकबर यहाँ पे शासन करते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये बात महामंगा को पसंद नहीं आती। महामंगा कौन रहती है? महामंगा अकबर की केयर टेकर होती। ठीक है ना, जो अकबर की देखभाल करती है। तो महामंगा को ये बात पसंद नहीं आती कि हर चीज में बैरम खां अकबर को सपोर्ट दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, उनके खिलाफ, उनके बिहाफ में युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो महामंगा का अपना खुद का एक बेटा रहता है आदम खां। महामंगा अकबर की जगह पे उसको राजा बनाना चाहती थी। ठीक है ना, वो चाहती थी कि मैं अकबर को अपने रास्ते से हटा दूं और अपने बेटे आदम खां को वहां पे राजा बना दूं। लेकिन ऐसा कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। कारण क्या था उसका? बैरम खां। जब तक बैरम खां अकबर के साथ हैं, वो अकबर को रास्ते से नहीं हटा सकती थी और अपने बेटे को राजा नहीं बना सकती थी। तो महामंगा क्या करती हैं? अकबर के जरिए बैरम खां को ये आदेश दिलवा देती हैं कि भाई, आपने बहुत काम कर लिया, आप थक चुके हो, आपको थोड़े आराम की जरूरत है, तो आप कुछ दिनों के लिए हज यात्रा पे चले जाओ। कब की बात रहती है ये? 1560 की। ठीक है ना, 1556 में वो राजा बना। 1560 में बैरम खां को अकबर हज यात्रा पे जाने का आदेश दे देते हैं। दिलवाता कौन है? महामंगा। जैसे ही बैरम खां हज यात्रा पे जाते हैं तो वो जाते तो जरूर हैं, लेकिन वापस लौट के कभी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में ही महामंगा उनको मरवा देती हैं। ठीक है, अब बैरम खां नहीं रहे। ठीक है, अब महामंगा आसानी से अकबर की जगह पे अपने बेटे को राजा बना सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कारण क्या होता है कि एक युद्ध के दौरान आदम खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अकबर किसी से युद्ध कर रहे होते हैं और उसी युद्ध के दौरान क्या होता है? महामंगा के बेटे आदम खां की मृत्यु हो जाती है, और इस गम को महामंगा सहन नहीं कर पाती हैं, और 1562 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। अब अकबर जब 1560 से लेके 1562 तक महामंगा के संरक्षण में राज करते हैं, तो उस टाइम पीरियड को, ये जो 2 साल का टाइम पीरियड था, इसे हरम सरकार या पेटीकोट सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखाने के लिए राजा तो अकबर थे, लेकिन पूरा राजपाट का काम कौन संभाल रही थी? महामंगा, जो एक स्त्री थी। इसलिए उनके शासनकाल को हरम सरकार या पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। अब आते हैं हम आगे। अकबर बहुत से युद्ध लड़ते हैं, बहुत से जो छोटे छोटे राज्य रहते हैं उनको अपने में शामिल करते हैं, और उन्हीं में से एक राज्य होता है, एक छोटा सा राज्य होता है आमेर। ठीक है ना। आमेर, उस समय आमेर के राजा हुआ करते थे राजा भारमल। ये बात होती है कब की? 1562 की। तो
आमेर के राजा राजा भारमल जो रहते हैं वो आते हैं अकबर के पास और अकबर से ये कहते हैं कि भाई हम आपसे किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम आपके संरक्षण में रह के अपना छोटा सा जो राज्य है उसे चलाना चाहते हैं। अकबर इस बात से अग्री हो जाते हैं और राजा भारमल और अकबर के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है। ठीक है, एक दस्तावेज साइन होता है जिसमें ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती हैं। तो वो ट्रीटी साइन करते हैं और वो ट्रीटी किस चीज़ के लिए रहती है कि भाई हम अकबर के खिलाफ कोई भी युद्ध नहीं करेंगे, हम अकबर को अपना सपोर्ट देंगे और बदले में हम अकबर के संरक्षण में अपना जो छोटा सा राज्य है आमेर उसमें शासन करेंगे। फिर भी कहीं ना कहीं राजा भारमल को ये डर रहता है कि भाई हम हिंदू हैं, अकबर मुसलमान हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो आगे जाके हम पे हमला कर दें, भले ही हम उनके संरक्षण में राज्य कर रहे हैं, अपने राज्य को चला रहे हैं, फिर भी वो हम पे हमला कर सकते। तो इस डर को खत्म करने के लिए राजा भारमल ये सोचते हैं कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी अकबर से करा दूं तो अब इस तरीके का खतरा मेरे ऊपर से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अकबर अपने ससुर के राज्य पे तो हमला करने से रहे। तो भरोसे के लिए राजा भारमल क्या करते हैं, अपनी बेटी हरकाबाई का निकाह अकबर से करा देते हैं, मतलब हरकाबाई की शादी अकबर से करा देते हैं। हरकाबाई कौन रहती हैं, जो जोधाबाई आपने नाम सुना होगा, उनका ही नाम पुराना नाम होता है हरकाबाई। शादी के बाद उनका नाम बदल के क्या हो जाता है, जोधाबाई। ठीक है ना, तो जोधाबाई से वो यहाँ पे शादी करा देते हैं। फिर अगर हम बात करें और दूसरे युद्धों की तो 1500 सॉरी 1559 में, ठीक है वो सॉरी 69 में, 69 है वो 59 नहीं है, 1569 में वो रणथंभौर और बुंदेलखंड में 2 युद्ध लड़ते हैं और जीत जाते हैं। कब, 1569 में। वो 69 है, गलती से वो 59 हो गया। उसके बाद 1573 में वो गुजरात जीतते हैं। उस समय पे वहाँ राजा हुआ करते थे मुजफ्फर शाह। तो मुजफ्फर शाह को हराकर वो गुजरात को भी अपने राज्य में मिला लेते हैं। फतेहपुर सीकरी जीत लेते हैं। फतेहपुर सीकरी में वो बुलंद दरवाजा बनवाते हैं और अपनी राजधानी को बाद में दिल्ली से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर लेते हैं। ये दोनों युद्ध वो कब लड़ते हैं, 1573 में। ठीक है ना, 2 युद्ध लड़े 1569 में, रणथंभौर और बुंदेलखंड जीत लिए। उसके बाद 1573 में फिर 2 युद्ध लड़े, गुजरात और फतेहपुर सीकरी। उसके बाद फिर एक युद्ध होता है जो होता है 1576 में। ठीक है, वो 76 है, 26 नहीं है। 1576 में उनका हल्दीघाटी का युद्ध होता है, जिसे राजपूत वर्सेस राजपूत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जो ये 1576 का युद्ध होता है हल्दीघाटी का, उसमें अकबर के अपोनेंट कौन रहते हैं, महाराणा प्रताप। ठीक है, इस युद्ध में क्या है, हल्दीघाटी का जो युद्ध होता है वो उनका होना रहता है महाराणा प्रताप के साथ। अब महाराणा प्रताप कौन है, एक राजपूत है। तो अकबर को ये डाउट होता है, अकबर को ये संदेह रहता है कि यार जब भी मेरा युद्ध या जब भी मैं कभी राजपूतों के खिलाफ कोई भी युद्ध या कोई भी मुहिम चलाऊंगा, तो क्योंकि जोधाबाई भी एक राजपूत है तो वो मेरा साथ देंगी कि नहीं देंगी। ठीक है, इसी चीज को चेक करने के लिए 1576 में जो ये हल्दीघाटी का युद्ध होता है, इसमें जो अकबर है वो अपनी तरफ से मान सिंह को युद्ध करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, अब जो राजा मानसिंह रहते हैं वो कौन रहते हैं, वो होते हैं जोधा भाई के भतीजे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी तरफ से खुद ना जाके या किसी मुगल को ना भेज के राजा मानसिंह को भेजते हैं, जो कि खुद एक राजपूत है। ठीक है, जोधा के भतीजे हैं, तो वो इनको भेजते हैं। अब जो ये युद्ध रहता है मानसिंह वर्सेस महाराणा प्रताप, ये मानसिंह और जोधाबाई की रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है इस युद्ध पे। ठीक है, अब क्या बात आ जाती है कि अगर मान सिंह इस युद्ध को हार जाते हैं तो अकबर क्या समझेंगे कि भाई क्योंकि राजपूत थे इसलिए इन्होंने युद्ध अच्छे से किया नहीं, हमें इन्होंने धोखा दिया। तो अब यहाँ पे राजा मान सिंह को ये प्रूफ करना रहता है कि नहीं भाई हम आपके ही साथ हैं, भले ही हमारे अपोनेंट में दूसरे राजपूत ही हैं तो भी हम पूरे दमखम से ये युद्ध लड़ेंगे।
तो राजा मान सिंह जो है महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करते हैं और बहुत ही भीषण युद्ध होता है। और इसका परिणाम क्या रहता है कि राजा मान सिंह ये युद्ध जीत जाते हैं और महाराणा प्रताप की इस युद्ध में हार हो जाती है। ठीक है। 1576 के बाद 1601 में अकबर अपने करियर का आखिरी युद्ध लड़ते हैं, जो होता है असीरगढ़ का युद्ध। ठीक है। जब अकबर का जो ये टाइम पीरियड था शासनकाल का, उस शासनकाल के पीरियड में 1556 से लेकर 1606 के पीरियड में जो उनका अंतिम युद्ध होता है वो होता है असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध के बाद अब राजा अकबर कोई भी दूसरा युद्ध नहीं लड़ते। ठीक है। जब राजा अकबर यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े, बहुत सी जगहों को जीत के अपने राज्य में मिलाया, ये तो हम देख चुके हैं। इसके साथ उन्होंने कुछ और भी काम किए थे। ठीक है। जैसे उन्होंने जजिया का अंत कर दिया था। जजिया क्या था? एक टैक्स होता था जो किस पे लगता था? ब्राह्मण्स पे लगता था। अगर आप एक ब्राह्मण हो तो आपको जजिया के फॉर्म में एक टैक्स देना होता था। उस टैक्स को अकबर ने समाप्त कर दिया था। उसके बाद उसने जगह जगह पे इबादत खाने खुलवाए थे और इन इबादत खानों में उसने परमिशन दी थी कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जा सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, कोई भी इंसान वहाँ पे जा सकता था पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन ये बात मुस्लिम को पसंद नहीं आती है और मुस्लिम लोग इन इबादत खानों में जाने से मना कर देते हैं। जब ये इबादत खाने वाला सिस्टम फैल हो जाता है तो अकबर एक नए धर्म की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है दीन ए इलाही धर्म। ठीक है ना। दीन ए इलाही धर्म भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इसे सिर्फ एक ही व्यक्ति मानता है, वो थे बीरबल, जिनका असली नाम था महेश दास। और बीरबल कौन थे? अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो इस धर्म को सिर्फ बीरबल ही मानते हैं। ये धर्म जो है वो ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है और अकबर के जाने के साथ ही ये धर्म भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो अकबर थे वो जब भी युद्ध करते थे तो युद्ध में जो भी चीज़ें वो जीत के लाते थे उसे तालुकदार सिस्टम के तहत, मतलब तुलादान सिस्टम के तहत वो क्या करते थे? अपनी प्रजा में बंटवा देते थे। उन्होंने एक सिस्टम और बनवाया था, उन्होंने दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया था। दीवाने आम का मतलब होता था जहाँ पे आम पब्लिक भी राजा से डायरेक्ट मिल सकती थी और कुछ खास मीटिंग्स वगैरह के लिए उन्होंने दीवाने खास बनवाया था। तो अब क्या होता था? पहली बार एक शासक अपनी प्रजा से डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्टली फेस टू फेस राजा अपनी प्रजा से मिल सकता था। कहाँ पे? दीवाने आम में। तो ये सारी चीज़ें अकबर के राज्यकाल में हुई थी। जो अकबर का शासनकाल था उस सब में ये सारी चीज़ें हुई थी। अब हम जानते हैं कि अकबर जब राजा थे तो उनके राज्य में जो नवरत्न थे वो कौन कौन थे और वो क्या थे। तो अगर हम बात करें नवरत्न की तो उसमें सबसे पहले आते हैं बीरबल, जो अकबर के सलाहकार होते हैं। फिर होते हैं तानसेन, जो संगीतकार थे। इन दोनों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सुना है इनके बारे में। ठीक है ना। फिर थे अबुल फजल और अबुल फैजी, ये दोनों कौन थे? कवि थे। और इनमें से जो अबुल फजल थे उन्होंने क्या किया था? अकबर की आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है एन ए अकबर। ठीक है। अकबर की जो आत्मकथा है एन ए अकबर, उसे लिखा किसने है? अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है। फिर थे राजा तोडरमल, जो वित्त संभालते थे। राजा मानसिंह, जो एक मनसबदार थे, अभी हमने पढ़ा है, वो महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध भी करते हैं। फिर अबुल रहीम खान, जिनको हम खाने खान के नाम से भी जानते थे। ठीक है। अब्दुल रहीम खान, ये कौन थे? ये कवि थे और लेखक थे। ये कौन थे? ये बैरम खां के बेटे थे। अभी हमने सबसे शुरू में पढ़ा था जब अकबर 14 साल की उम्र में भारत आते हैं तो उनके संरक्षण कौन होते हैं? बैरम खां। ठीक है। जिनके अंडर में राजा अकबर अपना राज्य चलाते थे और लास्ट में क्या होता है? महामंगा उनको मरवा देती हैं। तो उनका ही जो बेटा था वही होता है कौन? अब्दुल रहीम खान। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब्दुल रहीम खान, जो खाने खान के नाम से भी जाने जाते थे, इन्होंने एक काम किया था। वो काम क्या था? इन्होंने बाबर नामा, जो बाबर की आत्मकथा थी, उसको टर्की से पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। ठीक है। खाने खान क्या करते हैं? कवि और लेखक दोनों थे। तो उन्होंने क्या किया था? बाबर की जो आत्मकथा थी बाबर नामा, उसे टर्की से पर्शियन में शिफ्ट किया था।
उसके बाद अगले नवरत्न थे भगवान दास, जो एक कमांडर थे, ठीक है। और लास्ट थे मुल्लन दो प्याजा, जो कौन थे, कुक हुआ करते थे। अब हमने देखा है कि इसमें कुछ मुस्लिम थे, कुछ हिंदू थे। तो हिंदू होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि राजा अकबर जो रहते हैं उनका निकाह होता है किससे, राजा भारमल की लड़की जोधाबाई से। तो इसी कारण से कुछ हिंदू भी इनके नवरत्नों में शामिल थे, और ये इनकी एक सबसे बड़ी खासियत हुआ करती थी। राजा अकबर एकमात्र ऐसे मुस्लिम राजा थे, मुगल राजा थे, जिनके जो नवरत्न थे या जो इनकी सलाहकारों की जो टीम थी उसमें हिंदू लोगों को भी उनने जगह दी हुई थी, ठीक है ना। अब आगे चल के क्या होता है, 1605 तक राजा अकबर शासन करते हैं, और 1605 में डायसेंट्री, जिसे हम पेचिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, उससे इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसे राजा थे जिनकी कैसी होती है, नेचुरल डेथ होती है। बाकी सभी जो राजा थे वो किसी ना किसी युद्ध में या किसी और उसमें षड्यंत्र के तहत मारे जाते हैं, लेकिन राजा अकबर जो थे वो इतने दयालु राजा हुए कि एक तो वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन भी किया जिन्होंने, और लास्ट में उनकी मृत्यु भी कैसे होती है, एक नेचुरल डेथ के तहत होती है, डायसेंट्री से बीमार होकर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अकबर के जाने के बाद उनका बेटा जहांगीर शासन में आता है, ठीक है। फिर उनका बेटा, इस तरीके से ये चलता रहता है। तो अकबर यहाँ आके क्या करते हैं, कैसे उनका शासनकाल चलता है, अकबर के जाने के बाद कैसा शासनकाल चलता है, इस सब को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस चीज़ का एडवांटेज उठा सकें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। धन्यवाद।